कश्ती का खामोश सफर है, शाम भी है। भूल कर लो मेरी मोहब्बत, कबूल कर लो। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात कुछ और है, मैंने तो मोहब्बत की है। साहिर लुधियानवी के इन शब्दों में किसकी कहानी छुपी है, ये बात शायद ही कोई जानता था। इस गाने के रिलीज के 1 साल बाद यानी 1960 में उस सिंगर ने फिल्म जगत से सारे नाते तोड़ दिए और तब जाके पता चला कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो हक है तुमको, इस गीत का सही मतलब क्या था। एक पल के लिए ही सही, पर आपने भी सोचा होगा कि हम साहिर और सुधा मल्होत्रा के रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। पर जरा रुकिए, हम उस मनगढ़ंत कहानी की बात नहीं कर रहे जो बाद के लेखकों ने रची। हम सुधा मल्होत्रा के उस मोहब्बत की बात कर रहे हैं जो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से की थी। पर लोगों ने गायिका की जगह खुद साहिर लुधियानवी को रखकर सुधा मल्होत्रा को फिल्म जगत से निकल जाने को मजबूर किया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, लता मंगेशकर की आवाज को सीधा टक्कर देने वाली सुधा मल्होत्रा की असली कहानी आज मैं रुशिता सुना रही हूँ हिंदी रेडियो पर। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि देव मुखर्जी की वीडियो में हमने जो पहेली रखी थी उसका जवाब है अतिथि, और बहुत से लोगों ने इसका सही जवाब भी दिया है। सुधा मल्होत्रा का जन्म एक संपन्न परिवार में 30 नवंबर 1936 को दिल्ली में हुआ और बचपन लाहौर में बीता। उनके पिताजी उस जमाने में एक इकोनॉमिक्स हुआ करते थे। भारत के अलग अलग शहरों के विद्यालय में उन्होंने बतौर प्रिंसिपल काम किया हुआ था। सुधा मल्होत्रा अपने 3 छोटे भाइयों की एकमात्र बहन थी। उनका जन्म भले ही दिल्ली में हुआ था, पर बचपन लाहौर में बीता। संगीत क्षेत्र से दूर दूर तक रिश्ता ना होते हुए भी सुधा के कंठ में खुद सरस्वती वास करती हैं। बात समझने में उनके माँ बाप को बिल्कुल देरी नहीं हुई। हुआ यूं कि सुधा जब 6 साल की थी तब उनके माता पिता फिल्म देखने थिएटर गए हुए थे। उन दिनों चलती फिल्म में लाइव म्यूजिक भी होता था। एक जानी मानी गायिका की आवाज सुनते ही सुधा मल्होत्रा बोल बैठी कि ये बहुत बेसुरी गायकी है। ये सुनकर सुधा के माता पिता अचंभित हो गए। स्कूल के समारोह में भी जब गाना होता था तो बाकी बच्चे सुधा को आगे खड़ा कर देते थे। इन छोटे छोटे पलों में सुधा का करियर छुपा हुआ है, ये बात उनके पिताजी को पता चल गई। इसलिए उन्होंने लाहौर के महान संगीतकार और गायक गुलाम मोहम्मद से संपर्क साधा। गुलाम मोहम्मद भी सुधा की आवाज से प्रभावित हुए और होने वाले स्टेज शोज में सुधा को गाने का मौका देने लगे। 8वीं उम्र तक सुधा मल्होत्रा प्रोफेशनल गायक की तरह गाने लगी थी और अपने पहले गुरु गुलाम मोहम्मद के साथ स्टेज शोज में हिस्सा लेने लगी थी। इस कारण से उनकी पढ़ाई से मन उठने लगा। फिर भी स्कूल के टीचर्स उनकी कला का सम्मान करते थे। उनके जीवन में नया मोड़ पार्टीशन के साथ आया, क्योंकि उनके गुरु गुलाम मोहम्मद सीमा पार कर नहीं सके और सुधा फिरोजपुर और दिल्ली होते हुए भोपाल बस गईं। सुधा जी को पहला ब्रेक कैसे मिला होगा, इस पर बात की जाए तो बताना पड़ेगा कि सुधा गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए मुंबई में दादाजी के यहाँ आई हुई थी। उस दौरान महान संगीतकार अनिल बिस्वास सुधा की आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपनी आगामी फिल्म आरज़ू में बतौर गायिका मौका दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 14 साल की सुधा मल्होत्रा ने जानी मानी अभिनेत्री शशि कला को अपनी आवाज दी और वो गाना बड़ा हिट भी हुआ। के मेरी नजर से मिला गए नैन।
अपने करियर का पहला हिट गाना देखकर सुधा भोपाल लौट गईं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगीं। इस दौरान उन्हें फिल्मकारों से लगातार ऑफर्स आते रहते थे और सुधा भी समय समय पर गाना रिकॉर्ड करने मुंबई आती जाती रहती थीं। आपको बता दूं कि आरजू फिल्म के साथ ना सिर्फ सुधा मल्होत्रा का सफर शुरू हुआ, बल्कि तलत महमूद भी बतौर प्लेबैक सिंगर लॉन्च हुए थे। उन पर हम जल्द ही वीडियो बनाएंगे। भोपाल से मुंबई और मुंबई से भोपाल आने जाने का सिलसिला अगले 4-5 सालों तक यूं ही चलता रहा। साथ ही वो रेडियो में भी गाना गाती थीं। सुधा जी एक इंटरव्यू में बताती हैं कि रेडियो की तरफ से उन्हें 30 रुपए का चेक मिला था और उसे पिताजी को देकर हाई हील्स वाली सैंडल खरीद कर आने की जिद करने लगी थी। बाकी बच्चों की तरह उनका बचपन बीता ही नहीं। सुबह शाम रिकॉर्डिंग और पटियाला घराने के नामी उस्ताद अब्दुल रहमान खान के साथ बैठकर रियाज करने में ही सारा बचपन बीत गया। साथ ही मुंबई में उनके नाना जी का घर दिलीप कुमार साहब के बंगलों के बगल में ही था, इसलिए उनके साथ भी अच्छे संबंध थे। सुधा जी जब छोटी थी तो अक्सर दिलीप कुमार को मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करते हुए देखती थी। दिलीप कुमार खुद सुधा जी के मामा के अच्छे दोस्त थे। ऐसे ही बड़े बड़े हस्तियों के साथ सुधा जी का आधा जीवन बीता था। यहाँ तक उन्होंने नाना जी के घर को ही अपना परमानेंट एड्रेस बना दिया था। हालांकि उनके माता पिता भोपाल में ही रहते थे। सुधा मल्होत्रा के फिल्मी जीवन की शुरुआत 1950 से हुई और अगले 10 सालों तक उन्होंने लगातार काम किया। कुछ फिल्मों में बतौर महिला म्यूजिक डायरेक्टर का भी काम किया, लेकिन कॉन्फिडेंस कम होने के चलते उन्होंने खुद को इस क्षेत्र से दूर रखा। इस बार दर्शकों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि सुधा मल्होत्रा द्वारा संगीतबद्ध फिल्म कौन सी थी। वैसे इस बात को आप मलाल कहें या नसीब, परंतु संगीतकारों ने सुधा जी को हमेशा लता जी और आशा जी से कम आंका था। फिल्म के बेहतरीन गाने लता मंगेशकर को मिलते थे और बाकी गाने सुधा मल्होत्रा जैसी गायिका गाती थी। इस बात से सुधा जी को कोई तकलीफ तो नहीं थी, पर बतौर दर्शक अगर कोई विचार करेगा तो यही सोचेगा कि संगीतकारों ने सुधा मल्होत्रा के साथ नाइंसाफी की थी। अब इस सिलसिले में उस इंसान का नाम लेना जरूरी है जिन्होंने सुधा मल्होत्रा को अच्छे गीत दिलाने के लिए बड़ा सहकार्य किया था। जी हाँ, साहिर लुधियानवी। क्योंकि वे खुद गीतकार थे, इसलिए वे सुधा मल्होत्रा से अपने गाने गवाने की जिद फिल्मकारों के सामने करते थे। अब साहिर साहब को कौन इनकार करता। इसी कारण से फिल्म मैगजीन में सुधा और साहिर को लेकर टेढ़ी मेढ़ी बातें छपने लगी। हद तो तब हुई जब ब्लिट्स नामक एक पत्रिका ने एक काल्पनिक कहानी छाप दी। जब ये बात सुधा तक पहुंची तो पत्रिका के एडिटर ने खुद से माफी मांगी। उन्हीं दिनों मतलब 1960 के जमाने में सुधा मल्होत्रा अपने बचपन के दोस्त गिरधर मोटवानी से शादी करने जा रही थी। इस घटना का असर ये हुआ कि सुधा मल्होत्रा ने ससुराल के लोगों की इच्छा के अनुसार फिल्मी गायिका से संन्यास ले लिया। जिस दिन उनकी शादी हुई उस दिन से उन्हें रिकॉर्डिंग रूम में जाना बंद तो कर दिया, पर रियाज और स्टेज शोज जारी रखे। संन्यास लेने के बाद भी एक फिल्म ऐसी थी जिसमें आपको सुधा मल्होत्रा की आवाज सुनाई देगी। जी हाँ, वो फिल्म थी प्रेम रोग। राज कपूर साहब तो सुधा जी के खास दोस्त थे और जब भी राज कपूर जिस चीज के लिए जिद करते थे तो कोई भी उन्हें मना नहीं कर पाता था। वो अपनी फिल्मों में सुधा जी की आवाज चाहते थे। इस काम को अंजाम देने के लिए सुधा जी ने पति की इजाजत ले ली और पहले ही टेक में गाना रिकॉर्ड किया। प्यार था ये प्यार था या कुछ और था। खैर, प्रेम रोग उनके करियर की आखिरी फिल्म थी, इसलिए सुधा जी के फिल्मी करियर की कहानी आगे बढ़ा के मतलब नहीं है। पर अगर साहिर साहब की तरफ से सफाई चाहते हो तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि वे एक मनमौजी इंसान थे। वो बात जरूर है
कि उनके दिल में किसी लड़की के लिए बड़ी आरज़ू थी, पर वो लड़की सुधा मल्होत्रा थी। इस बात पर यकीन ना करें तो ही ठीक है, क्योंकि इस बात को खुद सुधा जी ने भी खारिज की हुई है। और रही बात कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है इस गीत की, तो साहिर साहब ने किसी को मन में रखकर ये गीत लिखा होगा, इस बात पर तो यकीन किया जा सकता है। पर वो सुधा जी थी, ऐसा बोलने वाले लोग क्या साबित करना चाहते हैं, ये आप दर्शकों को पता ही है। खैर, आजकल तो सुधा मल्होत्रा मुंबई के बांद्रा इलाके में रहती हैं और अपने बच्चों के संग चैन भरी जिंदगी गुजार रही हैं। उनके पारिवारिक सदस्यों की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब चलते हैं आज की पहेली की तरफ। तो बताइए, एक झाड़ी में 30 डाली, आधी सफेद आधी काली, बताओ ऐसी क्या चीज हूं मैं? जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सही जवाब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड सुनने ज़रूर आइएगा, और मैं इसका सही जवाब आपको हिंदी रेडियो के नेक्स्ट एपिसोड में दूंगी।